अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 12 आ गया जी, कैफ 5 का। वक्त गुज़रता जा रहा है बहुत तेज़ी से। हर आने वाला दिन आपको एग्ज़ाम के करीब लेके जा रहा है और मौत उससे भी करीब है जी। तो ये क्वेश्चन हमने कल एडवांस का शुरू किया था जी, इसको ख़त्म करते हैं। फिर एक सवाल पास पेपर का आपको होमवर्क में दिया था, उसको मैं करवाता हूँ, थोड़ा और पक्का हो जाएगा। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है GRV की, गारंटीड रेजल वैल्यू की, वो ज़रा छेड़ दूंगा आपके साथ। फिर देखते हैं, कुछ सवाल होमवर्क में एक दो दे के आपको छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। काम इतना कोई नहीं है आज, नया काम कोई ख़ास कोई नहीं है, पक्का करेंगे बस चीज़ों को, ठीक है। कल हम ये सवाल कर रहे थे जी कि लीज रकम जनवरी 15 को स्टार्ट हुई है, 12 साल लीज टर्म है, एनुअल रेंटल 10,000 इन एडवांस है। एडवांस के सवालों में मैंने आपसे कहा था पहली चेंज क्या आती है, पीवी ऑफ एलपी निकालते हुए पहली इंस्टॉलमेंट को, पहले रेंटल को आपने डिस्काउंट नहीं करना। दूसरी तब्दीली ये आती है कि यहाँ पर इंटरेस्ट निकालने वाली गलती नहीं करनी होती, पहले ही दिन किस्त पे कर दी ना, एक लाइक डाउन पेमेंट, दिस इज़ लाइक डाउन पेमेंट, ठीक है। यानी डाउन पेमेंट भी होगी तो उसका ट्रीटमेंट ऐसा ही होगा। अभी सवालों में आएगी, मैंने पूरा फार्मूला लीज पेमेंट का भी नहीं लिखा ना, आया है अभी तक। अभी तक लीज पेमेंट में सिर्फ लीज रेंटल आ रहे थे, आपके होमवर्क वाले सवाल में पीओ आ गया था। पूरा फार्मूला लीज पेमेंट का डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस पीओ या यूजी या जीआरवी जो आज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो जब चीज़ें पूरी होंगी तो इंशाल्लाह फार्मूला लिखेंगे। बहरहाल दूसरी एहतियात, इंटरेस्ट पहली इंस्टॉलमेंट के सामने नहीं निकलता एडवांस के सवाल में। और तीसरी एहतियात, इंटरेस्ट को ढूंढो, 15 वाले साल का इंटरेस्ट 16 के साल के पहले दिन स्केड्यूल में नज़र आ रहा है, हालांकि वो 16 का इंटरेस्ट नहीं है, वो 15 के साल का इंटरेस्ट है जो 15 की शाम को पे नहीं हुआ था, तो इसलिए 16 की सुबह पे किया जा रहा है। लेकिन वो चूँकि 15 का इंटरेस्ट है तो 15 के साल में उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये एहतियात आ गई, जितना काम मैंने करवाया था उस हिसाब से। अभी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसके अंदर भी जाहिर सी बात है फिर ये वाली एहतियात आगे बढ़ेगी कि जितने सवाल अभी तक मैंने आपको करवाए थे वो एरियर के सवाल थे। एरियर का सवाल मतलब पूरे साल गुजरने के बाद किराया जब पे होता है तो प्रिंसिपल के साथ उस साल का इंटरेस्ट भी पे कर दिया जाता है। एडवांस के सवाल के अंदर चूँकि उस साल का इंटरेस्ट उस साल में पे नहीं हो रहा तो बैलेंस शीट के अंदर एक नया आइटम ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट पेएबल के नाम से, ये जो एंट्री करके आए हैं आप, ठीक है। लेकिन इसको देख के तो हम नहीं ना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते, हम तो डायरेक्ट यहाँ से बनाएंगे कोशिश करके, ठीक है। ओके चले, अच्छा जी। तो बस यही छोटी सी 2-3 एहतियातें थी। तो स्केड्यूल से बस पढ़ना आता हो कि 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक का इंटरेस्ट आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा, वो 1 जनवरी 16 के सामने पड़ा हुआ है। अब बस ये बात आप जहन नशीन कर लें, ये 16 का इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 16 के साल का इंटरेस्ट पहले दिन कैसे पे हो रहा है। इंटरेस्ट तो कभी भी एडवांस में पे नहीं होता, तो हमेशा एरियर में होता है। तो फिर ये 15 का इंटरेस्ट 16 के सामने नज़र आ रहा है पहले दिन, तो ये 15 के एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना है। धोखा नहीं खाना 16 से, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कौन से साल का है, 15 का, तो इसलिए 15 के पीएनएल में इसको रिकॉर्ड किया और 15 की बैलेंस शीट में भी बनाएंगे इंशाल्लाह, तो इसको पेएबल के तौर पे लिखेंगे, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं। एंट्रीज़ में कोई मसला आया हो तो बताएं, अगर होगा भी तो इंशाल्लाह दोबारा मैं पास पेपर 3 जब करता हूँ ना तो मैं क्विकली एंट्रीज़ कर दूंगा, कोई नहीं इतना टाइम लगता, तो ये रिवाइज भी हो जाएंगी, ठीक है। अब अपनी तरतीब पे वापस आते हैं, हमें बनानी है जी पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना है हमें, ठीक है जी। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस बस, और कुछ नहीं। अकाउंटिंग तो वही है जो आपने पढ़ी हुई है, ठीक है जी। नई चीज़ थोड़ी सी फनकारी लगा के सिखा दी जाती है आपको, उसके बाद फिर आप वो भी रूटीन बन जाती है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट तो वही चल रहे हैं। तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं जी। आपको पीएनएल के अंदर डेप्रीसिएशन चाहिए होगी, जिसके लिए आप छोटी सी वर्किंग यहाँ पे ही कर लेते होते थे, ठीक है, बल्कि यहीं कर लेते हैं। डेप्रीसिएशन निकालनी है तो कॉस्ट अभी तक सिर्फ राइट ऑफ यूज़ के अंदर सिर्फ अभी तक लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू ही गई है, अभी और चीज़ें आई नहीं हैं। इंशाल्लाह अभी मंडे से ऑनवर्ड्स अब इसमें चीज़ें ऐड होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसमें 3-4 चीज़ें और भी ऐड हो सकती हैं राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट के अंदर, जैसे इंस्टॉलेशन की कॉस्ट होती है अगर आपने एसेट इंस्टॉल किया है, जैसे एक होती है आईडीसी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, यानी आपने लीज़ का एग्रीमेंट करने के लिए वकील साहब को, मिसाल के तौर पे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक मिसाल है,
वकील को पैसे दिए एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के लिए, तो ये भी लीज़ का ज़रूरी खर्चा है, इसको आईडीसी कहते हैं, ये भी राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट में ऐड होगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स की तरह से। फिर एक वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपने पढ़ा था थोड़ा सा FAR 1 में कि एसिडी कॉस्ट में ऐड होता है, यहाँ पे तो इंशाल्लाह उस पर पूरा इफ्रिक है। IS 37 जब हम सेकंड लास्ट टॉपिक करेंगे ना कंसोलिडेशन के फ़ौरन बाद, तो IS 37 के अंदर हमने एक इफ्रिक पढ़ना है, इफ्रिक 1, उसमें 4-5 दिन सिर्फ इस चीज़ पे ही लगाएंगे कि ये जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं फ्यूचर पे जो पे करना होता है उसको एसिड कॉस्ट में ऐड, तो ये भी एक चीज़ है जो राइट ऑफ यूज़ में। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो राइट ऑफ यूज़ में ऐड हो सकती हैं, अभी तक नहीं हुई हैं, ठीक है, अभी ज़हन बनाया मंडे के लिए आपका। तो बहरहाल फ़िलहाल तो आपका यही राइट ऑफ यूज़ लीज लाइबिलिटी वाली फिगर उठा लेते हैं, लेकिन जब एडिशनल चीज़ें इसमें आ जाएंगी तो फिर आप एक छोटी सी वर्किंग कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ के लिए भी बनाया करेंगे, जिसमें आप लिखा करेंगे PV ऑफ LP, अगर इस तरह से वर्किंग कर रहे हैं तो, प्लस IDC प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू, ये चीज़ें 3-4 मिल के कॉस्ट बनेगी और फिर वो डेप्रीशिएट होगी। लेकिन PV ऑफ लीज लाइबिलिटी तो वही है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, सही है, ओके। तो अभी फ़िलहाल इस सवाल के अंदर क्या मामला था जी, कितनी लाइफ थी, मैंने तो एक ही लिखी थी ना, 12 ही थी, तो बस 12 से डिवाइड किया आपने जी। उधर नहीं देखना एंट्रीज की तरफ, डायरेक्ट काम करना है जी। कौन सा साल है जी, 31 दिसंबर 15 का, बस 15 की कर लेते हैं, ठीक है जी। कितना 6246, 6 भी ये कैसे हो सकता है, वही तो कह रहा हूँ जी, 6246। नेक्स्ट, उसके बाद एक्सपेंस है, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो देखने के लिए आप अपने स्केड्यूल के पास आएंगे और फिंगर थंब अप्रोच से चलेंगे। 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 का इंटरेस्ट हमें चाहिए, लेकिन वो आप देखते हैं तो नज़र आ रहा है 1 जनवरी 16 पर, तो ये 15 का इंटरेस्ट है, 15 के PNL में आना है, 16 के साल में तो सिर्फ पहले दिन पे हो रहा है, ठीक है। तो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख लेना है जी, कितना 6495, ठीक है जी। बैलेंस शीट की बारी आती है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स में आपका राइट ऑफ यूज़ है, वैसे तो चलो बना देता हूँ अब, क्या वैसे ये भी अब इजी इतना है, 74951 की कॉस्ट थी और 6246 डेप्रीशिएट होकर बुक वैल्यू 68705 पर नज़र आ रहा है, ठीक है जी, डन। उसके बाद क्या हुआ, कोई गड़बड़ है, 15 का है, 16 का बना लें, 16 का बनाएंगे तो 2 साल की डिडक्शन आएगी। क्या रिक्वायरमेंट 16 की थी, एक सॉरी, ठीक है जी, ठीक है, मैं माजरत खा हूँ, ये तो सेम ही रहेगा, एक्सपेंस डेप्शन का एक्सपेंस तो सेम ही रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट बदल जाएगा। इंटरेस्ट हमें 16 का चाहिए, ये 16 का नहीं है। 1 जनवरी 16 पे 16 का इंटरेस्ट कैसे हो सकता है, ये 16 का नहीं है, ये तो 15 का इंटरेस्ट है, 16 के पहले दिन पे हुआ, तो 16 का इंटरेस्ट कहाँ पड़ा है, वो 1 जनवरी 16 से पूरा साल गुजर रहा है 1 जनवरी 17 पे जाकर, यानी 1 जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 तक का इंटरेस्ट जो है वो ये पड़ा हुआ है 1 जनवरी 17 के सामने। एडवांस का सवाल है, इंटरेस्ट अगली लाइन में पड़ा हुआ मिलता है हमें, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 61, मैंने देखा नहीं था जी रिक्वायरमेंट माजरत के 16 की है, अगर 16 की रिक्वायरमेंट है तो फिर यहाँ पर आपको ये काम करना पड़ेगा, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, वही 2 कर देते उसी को ही, लेकिन चलो डिवाइड बाय 12 इंटू 2, ठीक है जी, जी बोलें 62, डन जी। चले, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लीज लाइबिलिटी नज़र आनी है हमारी, लीज ऑब्लिगेशन, लीज लाइबिलिटी जो भी कह दें, और करंट लाइबिलिटीज़ में इसका करंट पोर्शन नज़र आएगा, ठीक है जी। अब इस काम के लिए आपको पता है हमारा स्केल निकल आता है, ठीक है जी, और हम अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाते हैं, 16 का साल है ना, तो आप एक ही पेमेंट है हमारे साल की, उसके नीचे लाइन लगा दें, लाइन से ऊपर सब पेड है, नीचे सब पेएबल। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी लेनी है तो प्रिंसिपल वाला कॉलम है, ठीक है जी, ओके, सही है। अब 3855 अगले 1 साल में पे हो जाएगा,
और ये अगले 1 साल में भी पे नहीं होगा। कोई मसला? सेमी एनुअल वाला सवाल था ना, मज़ा आता। चलें जी, तो करंट पोर्शन जो है वो 5 ये करंट 3855, तरतीब ये रखते हैं ना ज़रा, पहले करंट तो मैं इसलिए 3855 और फिर नॉन करंट 57591। चलो जी बस ख़त्म कहानी। हाँ, एडवांस के सवाल में बैलेंस शीट के अंदर एक चीज़ नई आ जाएगी, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर इंटरेस्ट पेएबल भी आएगा। इसको आप देखकर कहोगे नवा आया सोनिया, नवे आयो, वो कहेगा जी हाँ, तो आप कहोगे अच्छा, तो ये जो इंटरेस्ट है ये 17 का नहीं है, ये 16 का था, 16 की शाम को पे नहीं हुआ तो पेएबल, तो 61, यही तो वो एंट्री है जो आपने जनरल एंट्रीज करते हुए यही तो एंट्री की थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ठीक है, करंट पोर्शन नहीं सही? अच्छा यार, नोट तो सिंपल ही होता है, चलो बना लेते हैं फिर, लेकिन अब राइट ऑफ यूज़ का नोट आप बना लीजिएगा, ठीक है ना जी? राइट ऑफ यूज़ का नोट आप बना लेंगे ना, जैसा मैंने बना दिया आपको। ओके, लीज का नोट बनाते हैं, जिसमें पहले आप क्या लिखेंगे, अंग्रेज़ी, उसके बाद आप मैच्योरिटी एनालिसिस बनाएंगे, जिसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज लेते हैं। ठीक है जी, स्याही मुक गई है जी। तो कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, अब आज कोशिश करके ज़बानी काम करें, ठीक है ना? 12 साल की लीज़ है, 15 में शुरू हुई तो 15 गुजर गया, 16 गुजर गया, 2 तो गए, ठीक है? अब लेस देन 1 ये करते जाएं, साथ साथ गिनते जाएं, लेस देन 1 कितना जी, 10,000, 10 करने हैं ना पूरे, ठीक है? तो ये एक हो गया, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। अब मोर देन 5 करना है तो एक बार फिर गिन लेते हैं, ये फटाफट लिख लिया करें ना, उसके बाद काउंट कर लेते हैं, ठीक है? अब 15 16 गुजर गया था, 17 18 19, ऐसे नहीं, 2 गुजर गए थे, ठीक है, 2 गुजर गए थे, 5 और गुजारने, ठीक है, तो 7 निकल जाएंगे। अब बाकी कितने बच गए, 5, 12 साल हैं, 5 बच गए, तो 10,000 इंटू 5 कर 50,000। ठीक है जी, ये नोट भी मैंने कहा था बनाने, कहा था मैंने। चलो राइट ऑफ यूज़ का नोट बना लिया तो सही, पहले ओपनिंग 1 साल की डेप्रिसिएशन और फिर 1 साल की ऐड। ओके, इससे मुश्किल वाला सवाल मैंने कर लिया था एक दिन कि 2 साल की गालिबन 3 साल की डेप्शन आ रही थी ओपनिंग और चौथे की ऐड हुई थी, तो ये तो आसान है, 1 साल की डेप्शन पिछले साल की ओपनिंग और 1 इस साल की ऐड करके क्लोजिंग। जी टोटल क्या आ गया, 100,000। ठीक है, लो जी सवाल पूरा हो गया। ठीक है, चले, पास पेपर 3 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? ओके, इजी लगा या मुश्किल? गलती होनी है, प्रेजेंट वैल्यू मैंने जो निकाली थी, चलो तो अभी मैं करने ही लगा हूँ, वो मैं अभी ले लेता हूँ। किस में मैंने कोई कैलकुलेशन की थी, वो एक्सेल वाली? ये अच्छा 2 मैंने तो लिया हुआ है, आप लोगों ने तो, बड़ों ने तो ले लेना था, बच्चों ने। अब ये अल्लाह यार है कि मुसीबत पे आएगी, 15 आगे ठीक, शुक्र है जी। कितना था? नहीं 20 ना किया करें, कर लें 19 पॉइंट। अच्छा यार 20 कर लो, एड्डा गुस्सा ना करो, माजरत जी। तो वो लेनी होती है पीओ
बहरहाल आया पहली बार था ना, इसीलिए तो मैंने कहा था सवाल में थोड़ी सी एहतियात करना। चलो क्विकली कर लेते हैं ये काम अब, ठीक है। वर्किंग नंबर 1। अच्छा एक बार ना ज़रा इस क्लास के बाद चेक करेंगे ये वाली लाइट्स भी ऑन करके दोनों, ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। वर्किंग 1, लीज पेमेंट्स। इधर देखो जी, लीज पेमेंट का फॉर्मूला अब आहिस्ता आहिस्ता जहन नशीन करना शुरू करें ना, वक्त तो आ ही रहा है जब इसको आजमाना पड़ेगा, ठीक है। तो लीज पेमेंट का फॉर्मूला होता है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन, लेकिन कब? जब रीजनेबल सर्टन होगा कि लेसी एक्सरसाइज करेगा, ये पूरी बात है, ठीक है। फिर आज जीआरवी पढ़ाऊंगा, ये भी एक चीज़ होती है, फिर फॉर्मूला पूरा करेंगे, ठीक है ना, ओके। तो डाउन पेमेंट कोई नहीं है, इसलिए मैं अभी अंग्रेजी लिख नहीं रहा, बस रेंटल है 10, कितना रेंटल 5.8 का एक रेंटल है, और टोटल रेंटल 4 आ गए, लेकिन साथ ही लीज टर्म के एंड पर 2 मिलियन था, ये भी पे करना है परचेज ऑप्शन। क्योंकि सवाल में पढ़ाऊं, सवाल तो जहन में है ना, एक नज़र देख ही लो। वैसे ये देखो, लीज स्टार्ट हुई 1 जुलाई 10 पे, 5.8 के 4 किराए एडवांस वाले और 2 मिलियन एंड पर परचेज ऑप्शन की प्राइस है। परचेज ऑप्शन की प्राइस कब लेते हैं हम? जब सवाल में वो कहे कि लीज की एंड पे ये ऑप्शन अवेलेबल है और रीजनेबली सर्टन है कि लेसी उसको एक्सरसाइज करेगा। तो मैंने फिर एक रूल लिखवाया था कि परचेज ऑप्शन, और अभी जब जीआरवी पढ़ा लूँगा तो वो भी इसके अंदर स्लैश डाल के लिख लेंगे, यानी कि पूरा रूल ये बनता है कि परचेज ऑप्शन हो या जीआरवी हो। बल्कि 1-2 दिन बाद एक यूजीआरवी लेसर में पढ़ेंगे, तो वो भी ये सब की क्या खसूसियत है, लीज टर्म के एंड पे इनको प्लॉट करते हैं। तो फिलहाल हमने एक चीज़ पढ़ी है, क्या? परचेज ऑप्शन। तो ये कहाँ पे प्लॉट करना है हमने? लीज टर्म के एंड पे। समझ आ रही है और सही है? तो ये हमारा सवाल था, ठीक है। अच्छा, अब ये 15.72 भी आपको निकलवाना था एक्सेल पे, आपने याद ही नहीं कराया। चलो अब सवाल करके निकालते हैं, ओके जी। तो क्या आंसर आया था जी? 25.2। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स में आपने 5.8 पहले को छोड़ दिया था, और फिर 5.8 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, ज़रा बोलना, 15 रेज टू पावर माइनस 3, क्योंकि एक तो निकल गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.15725879 टेलीफोन प्लस एक और रह गया, वो 2 है, उसको इधर कर लो अब। 2 इंटू 1.15725879 रेज टू पावर माइनस 4। आप टाइमलाइन नहीं बनी हुई तो मैंने इसका हल ये बताया था डिस्काउंटिंग से पहले, बाकी उम्मीद नहीं मिटाना मैं, डिस्काउंटिंग से पहले एक काम कर लिया करो कि आपने वर्किंग 2 तो करनी है, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। तो डेट और इंस्टॉलमेंट पहले प्लॉट कर लिया करो, इससे आपको फ़ायदा हो जाता है, आसानी हो जाती है, डिस्काउंटिंग की टाइमलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 1 जनवरी 2000 नहीं, 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2010 पर आपकी लीज स्टार्ट हुई है। आप खुद आसान सवाल कर लिया था, जनवरी वाला हमें मुश्किल दे दिया, पीओ भी था उसमें, है ना। हाँ, 1 जुलाई 10 को लीज स्टार्ट हुई, पहली लाइन तो खाली छोड़ दिया करो, ठीक है। अब एडवांस का सवाल है तो फिर 1 जुलाई 10 को ही पहली पेमेंट, और अगर एरियर का होता तो अब 30 जून लिख लेते, 30 जून 2011। बहरहाल 1 जुलाई 10, 1 जुलाई 11, 1 जुलाई 12 और 1 जुलाई 13, ये 4 किराए हो गए। 1 मिनट के लिए रुकिएगा, कितना कितना? 5.8, 5.8, 5.8 और 5.8। अब ये लीज 30 जून 14 पे एंड होनी है, और वहाँ पे जाकर परचेज ऑप्शन की जो परचेज ऑप्शन अवेलेबल है लेसी को, और वो कह रहे हैं रीजनेबली सर्टन है कि वो एक्सरसाइज करेगा, मतलब वो इस लीज के एंड पर 2 मिलियन भी पे करेगा। तो ये भी लीज पेमेंट है, तभी तो लीज पेमेंट्स में लिया। तो ये 30 जून 2014 पर 2 मिलियन आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको कहा था कि लीज टर्म के एंड पर परचेज ऑप्शन को लीज टर्म के एंड पर प्लॉट करना है, ये एंड पे आ गया। अब जब हम इसको देखेंगे ना तो इजी हो जाएगा। हम 1 जुलाई 10 के ऊपर हम डिस्काउंटिंग करना चाह रहे हैं, तो ये तो अपनी जगह मौजूद है, इसको नहीं छेड़ना, ये भी आएगा वापस, ये भी आएगा वापस, ये भी आएगा वापस, लेकिन ये चूंकि सेम कैश फ्लोज हैं तीनों,
तो इन पे क्या लगा दिया हमने, 3 कैश फ्लोज पे एनवीटी का फॉर्मूला, इसको छोड़ दिया और बाकी 3 के ऊपर एनवीटी का फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन जब इसकी बारी आई तो ये सिंपल डिस्काउंटिंग से आना है, और आना कितना अरसा पीछे है, यहाँ से देखो ये 30 जून 14 में खड़ा है, तो यकम जुलाई 13 1 2 3 4, तो इसको कितने साल पीछे लाना है। अब टाइमलाइन की जरूरत नहीं पड़ी, टाइमलाइन पे तो टाइम ज़ाया होना था, ये काम तो हमने करना ही था अल्टीमेटली, तो यही हमारी टाइमलाइन है। बस इस टाइमलाइन को दिमाग के अंदर इस तरह से बिठाएं ताकि ये टाइम बच जाया करे, ठीक है। टाइमलाइन मैं तो बनाता रहूँगा, सवालों में नई से नई चीज़ आती रहेगी, मैं बताता रहूँगा, लेकिन फिर मैं भी आपको इसी तरह ही लेकर आऊँगा कि देखो जी डिस्काउंटिंग से पहले ये बना लिया करो। तो जब हम इसको डिस्काउंट करने लगे सिंपल डिस्काउंट, तो कितने पीरियड पीछे लाना है इसको, तो -4 कर दिया, तो आंसर आ गया 20। ठीक है, अब अपने स्केड्यूल को पूरा कर लें, ठीक है। ये भी बड़ी अहम बात है, चलो वो बाद में लेक्चर में जाके करेंगे। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा इसका, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो है, इससे आपका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल स्टार्ट होगा। पहला इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल लोगे, कभी नहीं, ये तो सारे का सारा प्रिंसिपल ही है, तो आंसर बच गया 14.2। अब कैलकुलेटर है और आप हैं, शुरू हो जाए हैं जी। बस डेसिमल एक ही यूज़ कर लें, काफ़ी है। उसने भी एक डेसिमल ही यूज़ किया हुआ है ना, 2 किए हुए हैं, तो हमने भी 2 किए हुए हैं। चलो तो 2 ही, ठीक है 2 ही कर लेते हैं, वैसे एक भी मसला कोई नहीं है जी। 2.23 इंटरेस्ट आ गया, 4 बेटा, फिर 7 या 8 ये देख लो, एक मिनट, 2.23, 5.8 में से माइनस करो 2.23, तो 5.7, इसमें से इसको माइनस करो 6। हाँ वैसे एक डेसिमल ही चला लेते, चलो खैर बताओ अब आगे। 1.67, 13, 5, बस पूरा। टू 8 कर दो, पूरा हो जाएगा ना, फिर बढ़ जाएगा जी। 0.27 यहाँ पे 1. ये फिर कैसे 1.72 हो गया, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे मैंने कहा था राउंडिंग, अगर कोई मसला नहीं है आपको इस 0.1 माइनस में या प्लस में आ जाता है, उससे मसला नहीं तो फिर खैर, पर बच्चों को तो ना 0 नहीं हो रहा जी, तो मैंने इसलिए कर दिया। एंड पे आके ना इंटरेस्ट को वो राउंडिंग का डिफरेंस डाल दिया गया, ओके ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012। अब ये मसला है ना, क्योंकि इसको बताना ज़रा मुश्किल है कि 30 जून 12 के साल का इंटरेस्ट 30 जून 12 की शाम की बजाय यकम जुलाई 12 की सुबह आ रहा है, वो 12 आपको मिक्स हो जाता है, ये 12 ही है, इसलिए मैंने दिसंबर वाला साल पहले आपके सामने रख दिया था, तो फिर मेरा सवाल ही वही बन गया। मैंने कहा चलो अच्छा है, ये फिर आप कर लेंगे, ठीक है जी। तो यकम जुलाई 11 को लीज स्टार्ट हुई, तो राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अब लीज लायबिलिटी याद करना शुरू कर दें, हमेशा किस पे आती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे। वो कितनी है 20, और बाकी राइट ऑफ यूज बैलेंसिंग आता है, तो उसमें कुछ और है ही नहीं, तो वही 20 इधर भी आ गया, ठीक है जी। तो एंट्री क्या बनी, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। इसी दिन फिर पहली किस्त भी आपने पे कर दी, तो लीज लायबिलिटी डेबिट, और कोई इंटरेस्ट कोई नहीं है, कैश ही सारे के सारी प्रिंसिपल अमाउंट 5.8 से ये एंट्री पास हो गई। ईयर एंड आया तो देखो ना, ये एंट्री है 20 से राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, फिर ये लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, उसके बाद साल एंड हो गया। हाँ 10 से शुरू हुआ है, तो फिर ये 11 होगा, ऐसे ही है ना, वो मैं एक साल आगे चला गया था, ठीक है जी। जी यकम जुलाई 10 से लीज शुरू हुई, आपने खुद ही कहा यकम जुलाई 11 से शुरू हुई, मैंने कर दी शुरू। अच्छा जी,
अब 1 जुलाई 10 पर ये लीज स्टार्ट हुई थी, 30 जून 11 पर ईयर एंड हो गया। हो सकता है जाते जाते मैं थोड़ी सी छेड़खानी ये कर दूं आपके साथ एडिशनल कि लीज का ईयर एंड और फाइनेंशियल ईयर एंड सेम ना हो और सवाल होमवर्क में आ जाए। ट्राई करने में, संडे पूरा है, संडे है, आप हैं, बोर हो जाएंगे, आएंगे तो वो भी कराऊंगा, एक और भी करा दूंगा सवाल। आपकी तसल्ली जब तक नहीं होगी तो आगे नहीं जाएंगे। लेक्चर वैसे शुरू करने का इरादा है मेरा मंडे को, लेकिन हाफ लेक्चर के बाद थोड़ा सा छेड़ना एंड पे, यू नो एंड पे छेड़ना होता है क्लास जी। तो 1 जुलाई 10 से 30 जून 11 तक का इंटरेस्ट ढूंढें, क्योंकि 11 का साल एंड हो गया है। तो हम आए यहाँ पर, यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ पर देखा एक साल का अरसा पड़ा है, तो ये आए 2.23, तो ये 30 जून 11 तक का इंटरेस्ट है, जो 30 जून 11 की शाम की बजाय 1 जुलाई 11 के दिन सुबह अगले साल के पहले दिन पे हो रहा है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट जो है वो हमारे 11 वाले साल का है, तो 30 जून 11 की शाम को इसकी एंट्री पास कर लेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 23। ठीक है जी, ये नज़र आ रहा होगा एंड पे, ज़रा छोटी राइटिंग होगी, माजरत मुझसे, गुजारा कर लें। उसके बाद 30 जून पर डेप्रीसिएशन की एंट्री पास करेंगे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब डेप्रीसिएशन के लिए राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट चाहिए, जो कि 20 ही है, यहीं से मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है। अब चलते हैं सवाल में, देखते हैं, को मसला था मुझे लगता है। सवाल में उसने कहा था लीज टर्म है 4 साल, यूजफुल लाइफ है 10 साल, लेकिन इस लाइन में क्या कंक्लूड किया था हमने, ये लिखा हुआ है कंक्लूजन, ओनरशिप विल ट्रांसफ़र। तो रूल क्या पढ़ा था, अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जानी है तो डेप्रिशिएट करो यूजफुल लाइफ पे, क्योंकि एसेट तो लेसी के पास ही रहना बाद में। और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र वाला केस हो तो शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब ओनरशिप विल ट्रांसफ़र है तो यूजफुल लाइफ लेंगे, कितनी है 10 साल, तो 2 रुपये की डेप्रीसिएशन आ जाए। ठीक है जी, अगला साल आया 30 जून 2012। एंट्रीज अब नहीं करेंगे, बस ये कर रहा हूँ, बस काफ़ी हैं, लेकिन थोड़ी सी सवाल के बाद भी आपकी तेज़ वाली प्रैक्टिस करवानी है। हो सकता है कोई मैं सेमी एनुअल का, क्वार्टर का सवाल का सलूशन खोल दूँ आपके सामने, जिसमें आपका स्केड्यूल बना पड़ा हो और आपके पास 2 मिनट हो इनकम से बैलेंस शीट बनाने के लिए, नोट बनाने के लिए 2 मिनट, ऐसे करके थोड़ा हाथ सीधा करते हैं। ठीक है जी। 1 जुलाई 11 को ये देखो पेमेंट हो रही है, बोलो बोलो, ये तो लीज पर तो दोबारा नहीं ना आया, ये पेमेंट यहाँ पर हो रही है 1 जुलाई 11 पर। तो लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से, लीज लायबिलिटी डेबिट 3.57, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 2, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस 11 वाले साल का एक्सपेंस नहीं है, ओ ये तो 10 वाले साल का इंटरेस्ट, सॉरी 11 बोलना चाहिए, हाँ 12, ये 12 वाले साल, यूँ बोलना 12 वाले साल का इंटरेस्ट नहीं है, नहीं ये तो 11 वाले साल का इंटरेस्ट था जो उस शाम 11 की शाम को पे नहीं हुआ था, तो ये 12 के साल पहले दिन पे हो रहा है। ठीक है, तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस दोबारा ना बुक करो, ये जो पेएबल बुक किया था इसको पे करो, वरना ये तो सारी दिन इधर ही पड़ा रहेगा। इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, बोलें जी 3.57, 2.23, 5.8। लेकिन अब 12 वाले साल का भी अपना मसला है, इसके भी अपने रोले हैं। ठीक है, इसमें भी वही मसला है कि इंटरेस्ट इस साल का बुक करना है, साल गुजर गया है, 30 जून 12 की शाम को खड़े होकर इंटरेस्ट ढूंढने निकले तो वो 1 जुलाई 12 की सुबह वाली पेमेंट के सामने नज़र आया। ये 13 वाले साल का इंटरेस्ट नहीं, 12 वाले साल का इंटरेस्ट है। ठीक है ना, तो फिंगर थंब अप्रोच से आपने चलना है। 1 जुलाई 11 से 30 जून 11 का इंटरेस्ट, पूरा साल बनता था 30 जून 11 तक, उसका इंटरेस्ट 30 जून 11 की बजाय उससे अगले दिन नज़र आ रहा है 1.67, तो इसकी एंट्री आपने 30 जून 12 पर कर दी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 1.67, और उसके बाद 30 जून 12 पे
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2 रुपये से। ठीक है जी भाई, ठीक 1 मिनट बाद इसको मिटा देना। लेकिन वो परले वाली साइड को यहाँ से, पिछले सेशन में एक बार ऐसे सलीम भाई मिटाने आए, सलीम भाई हमारे, इससे इधर इधर, तो मैंने कहा सलीम भाई मिटा दो यार, मैं थका बैठ गया। मैं बैठ गया, थोड़ी देर बाद सलीम भाई ने सारा मिटा दिया। शायद था भी लीज का ही टॉपिक चल रहा। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल से ही आगे ऐसे ही, जैसे मैंने एंट्रीज के बाद कहा ना अब बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उन्होंने फिर सारा ही मिटा दिया। ओए होए, कोई नहीं, फिर दोबारा लिख लिया था, की हो गया। $2 मिलियन की पेमेंट तो है, हाँ है। नहीं, क्योंकि वो 2 मिलियन नहीं है ना बाकी वाले। एनविटी तो पहली बात ये कि वो अकेला है और उसने 4 साल पीछे आना है। एनविटी के लिए शर्त है एक से ज़्यादा कैश फ्लोज हों, सेम अमाउंट से हों, सेम इंटरवल से हों। वो तो एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है ना। हाँ, वो वाली फनकारियाँ आगे लगेंगी जब किस्तें मिस होंगी, 2 किस्तें पे करके 2 किस्तें छोड़ के 2 किस्तें पे हो रही हैं, उनमें फिर ऐसी फनकारियाँ लगाएंगे, 2 साल पीछे बुला के फिर आगे ले जाएं, फिर इकट्ठा कर लें, ऐसे काम करेंगे इंशाल्लाह। बट वो अभी नहीं है केस। अच्छा जी, ये तो भाई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। रिक्वायरमेंट क्या थी, तो मैंने पढ़ी नहीं, सॉरी मैं भूल गया। रिक्वायरमेंट क्या थी कि एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप बनाकर आए होंगे। ठीक है, चलें तो शुरू करते हैं जी काम। नहीं शुरू करना? नोट भी बनाया था, रिक्वायर्ड था नोट अलॉन्ग विद, नहीं, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स एंड रिलेटेड नोट्स। किस किसने राइट ऑफ यूज का भी बनाया, किस किसने नहीं बनाया? हाँ, हाथ ऊंचे खड़े करें। नहीं बनाया, क्यों? लीज का सवाल है, लीज के चैप्टर में है। मैंने ये कहा था आपको, उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ लीज का नोट बनाओ। लेसी के 2 नोट्स बनते हैं। आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे जाकर देखें, पहला दिन मैंने यूं लिखा था लेसी और आगे 2 तीर लगाए थे। मैंने कहा था लेसी के 2 तरह के नोट्स बनेंगे, एक राइट ऑफ यूज, दूसरा लीज का। तो राइट ऑफ यूज का नोट लाजमी है, अगर वो इस तरह से बोल दे कभी सवाल के अंदर, इसके सोल्यूशन में नहीं बना हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो पुरानी बात होगी। बस अब मिलेंगे आपको अव्वल, तो किसी जगह मिस होगा तो वो आपको बनवा भी क्लास में ही दिया जाएगा, छोड़ना नहीं है। उसने क्या कहा है जी, रिलेटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। तो रिलेटेड नोट्स में तो दोनों आते हैं, राइट ऑफ यूज भी और लीज लायबिलिटी भी। ठीक है, चलें वो तो बाद में करेंगे, पहले एक्सट्रैक्ट्स की बात तो कर लें। हाँ जी, पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स, एसओसीआई पूरी तो नहीं बना रहे, सिर्फ पीएनएल बना रहे होते हैं ना, पोर्शन अभी वही चल रहा है। ठीक है जी, अब आसान नंबर पहले ले लिया करो, आसान नंबर पहले ले लिया करो। ठीक है, इंटरेस्ट तो ढूंढना पड़ेगा ना ध्यान से देखकर। डेप्रीसिएशन इजी है क्योंकि अभी तक राइट ऑफ यूज में कोई एडिशनल चीज भी नहीं आई। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी, कॉस्ट क्या है यहीं से देख लिया करो, और अगर कुछ चीज़ें ऐड हो रही होंगी सवाल में गिवन होंगी तो फिर छोटी सी वर्किंग हम कर लिया करेंगे। वर्किंग 3 कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, उसमें फिर कुछ चीज़ें ऐड होंगी। जहन बना रहा हूँ मंडे का भी, अभी ऐड हुई नहीं है, ऐसे ही बस तैयारियां पकड़ी हुई हैं हमने, ताकि जब चीज़ आए तो मसला ना महसूस हो। 20 डिवाइडेड बाय 10। अब ये कोई डिस्क्रिप्शन वाला सवाल तो है नहीं कि ये बताएं कि 10 क्यों लिया, बस 4 और 10 में से 10 ले लिया तो मतलब कॉन्सेप्ट आता था, ले लिया इन्होंने। और अगर इसी को कहता सवाल के डिस्क्राइब कर दो तो फिर हमें ये बताना पड़ता कि क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है लीज टर्म के एंड पे, क्योंकि उसने लिखा हुआ परचेज ऑप्शन है और इन सर्टन है कि वो इसको एक्सरसाइज करेगा, तो इसलिए ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है। ओनरशिप ट्रांसफ़र हो तो फिर आपने इसको यूजफुल लाइफ पे डेफिसिट करना होता है, तो 10 साल इस्तेमाल किया। लेकिन ये सारी बात डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन वाले सवाल में होती है, डिस्कस वाले सवाल में होती है, इसमें नहीं। ठीक है, 10 ले लिया तो मतलब यूज़ कर लिया जो करना था। ठीक है, 31 दिसंबर 2000, ओके 30 जून 2000
यहाँ पे तो 11 लिख लेना, और 30 जून 2012, ठीक है। तो ये 11 की डेप्रिसिएशन दोनों साल का बनाएंगे, नोट भी दोनों साल के बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा जगह रख लेते हैं। 30 जून 2012, उन्होंने 1 साल का बनाया हुआ है, 2 का, चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमने तो वैसे ही 2 का ही बनाना था, 1 का भी होता तो ज़रा प्रैक्टिस हो जाए ना कभी कम। अच्छा उसने लिखा भी हुआ था बल्कि रिक्वायरमेंट में अलॉन्ग विद, बिल्कुल 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 2 साल बनाना ही 2 साल का था, ठीक है। वैसे मैंने तो सोचा भी ये था कि 2 का ही बनाएंगे, अच्छा उसने मांग ही लिया, ठीक है जी। 2 बस, अगले को बाद में ही लिखेंगे, 1 बाय 1 साल बाय साल चलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, अच्छा अब ये चीज़ ना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ अब आपने याद रखनी है, क्योंकि आगे कैश, जैसे IS-12 के सवालों के अंदर आपको लीज की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी टैक्स के हिसाब से, तो आपको उस वक्त ये बात याद होनी चाहिए। लेसी का सवाल है तो पीएनएल में क्या क्या जाया करता था, मैक्सिमम ये 2 चीज़ें ही हैं, तीसरी तो है ही को नहीं, अभी तक तो नहीं ना आई, देख लेंगे को आ जाएगी तो वो ऐड हो जाएगी। फिलहाल तो मैक्सिमम 2 ही चीज़ें हैं, वो कौन सी, डेप्रिसिएशन ऑफ राइट ऑफ यूज़ और इंटरेस्ट ऑफ लीज लायबिलिटी। तो ये ज़बानी चीज़ें याद रहनी चाहिए, बस छोटी छोटी हैं। ऐसे ही आगे लेसर के सवालों में जाएंगे तो उसकी चीज़ें भी इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगी। सिर्फ इनकम स्टेटमेंट नहीं, बैलेंस शीट भी चीज़ याद हो। बैलेंस शीट हर सवाल में एक्सट्रैक्ट क्यों बनवाए जा रहे हैं, एक तो ये टॉपिक है ना, एक अगले टॉपिक्स में इसको यूज़, खासतौर पर IS-12 में ज़बानी पता होना चाहिए बैलेंस शीट में क्या नज़र आएगा। तो बैलेंस शीट में क्या नज़र आता है जी, लेसी का सवाल हो तो राइट ऑफ यूज़ की बुक वैल्यू और लीज लायबिलिटी, करंट और नॉन करंट तोड़कर, पर है तो इकट्ठी ना, और अगर एडवांस का सवाल हो तो इंटरेस्ट है। अब ये बातें ज़बानी याद होनी चाहिए। अब ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें याद होती जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत टाइम लगना है हमें, लेकिन जो याद होती जा रही हैं उनको ऐसे ही पक्का कर रहे हैं प्रैक्टिस कर करके। स्पीड में नहीं मारा, मैं आज लेक्चर शुरू कर सकता था, मैं नहीं करूँगा, हो सकता है एंड पे जो टाइम बचे मैं आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आई कैप को बड़ा पसंद है ये काम कि लीज का ईयर एंड डिफरेंट और फाइनेंशियल ईयर एंड डिफरेंट कर देता है, बड़ा पसंद आएगा। हो सकता है वो छेड़ दूं टाइम मिल गया तो, और आपको छोड़ दूं फिर, ठीक है, संडे काम करने के लिए। अच्छा जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए वर्किंग 2 में जाएंगे, कोई लाइन नहीं लगानी है बल्कि फिंगर थंब अप्रोच से चलना है। तो 1 जुलाई 10 से 30 जून 11 तक का इंटरेस्ट, भाई एंट्रीज नहीं मांगता ना, तो फिर एंट्रीज को मैंने मिटा के करवाया है। नॉर्मली एंट्रीज, कभी एंट्रीज मांग लेगा, वो भी पता होना चाहिए, कभी वो एक्सट्रैक्ट्स मांग लेगा, हर चीज़ डायरेक्ट वर्किंग से चलानी है, और वर्किंग ज़रूरी है। नोट भी डायरेक्ट मांग ले तो कोई बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, लेकिन वर्किंग को पढ़ना है हर एक काम के लिए साथ साथ, ठीक है। तो ये 2.23 इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, 2.23 30 जून 11, ठीक है जी। अभी मैं नोट नहीं अज्यूम कर रहा कि वैसे सवाल में बनाने हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ बैलेंस शीट की डायरेक्ट वाली जो प्रैक्टिस है वो भी चलती रहे। राइट ऑफ यूज़ में पहले वैसे बना लूँगा, फिर उस वर्किंग को हटा देंगे, क्योंकि नोट बन रहा हो तो फिर वर्किंग की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। ओहो, एक्सट्रैक्ट्स उसने कहे थे ना, तो उसके ऊपर आपने प्लीज़ लिख लेना, मैं भूल गया, इसके ऊपर आपने लिखना है MTL स्टेटमेंट ऑफ, भैया PNL के जो उसने लिखा हुआ है, ठीक है, SOCI के एक्सट्रैक्ट्स, और फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, आगे 2011 और 2012 और 2011, ठीक है। कितने बच्चों ने घर पे लिखा था इसको, कितनों ने नहीं लिखा था, लिखना चाहिए था, ठीक है, मैं लिखता हूँ अभी, ठीक है जी। तो BTL MTL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट जरूरी है भाई ये लिखना, एज ऑन 30 जून 2012। अब इसमें कंपैरेटिव 11 भी कवर कर लेंगे हम, तो 30 जून 12 और 30 जून 11, ठीक है बेटा। और रुपीज़ इन मिलियन है तो वो भी ऊपर लिखो, मिलियन में चल रहा है काम। तो ये सारे लवाजमात मैंने निचली वाली स्टेटमेंट में पूरे कर दिए हैं, ये आपने लिखना है लाजमी, और कोई एब्रीविएशन यूज़ नहीं करना इसके अंदर। अब मैं तो लिखूंगा NCA, आप नॉन करंट एसेट्स, मैं तो लिखूंगा L लाइबिलिटी, आप लिखोगे लीज लाइबिलिटी या लीज ऑब्लिगेशन, ज़्यादा बेहतर नाम है, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज़ ने आना है। सर अगर उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सपेक्ट किया तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्यों बनाना
उसने सिर्फ वो ये मांगे हुए हैं। चलो अच्छा, इसलिए तो मैंने ऊपर रिक्वायरमेंट वो बनाई नहीं थी पूरी। मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने तो रिक्वायरमेंट पढ़ी नहीं थी, वो तो 2 साल कह रहा था, वो 1 साल पे भी होता तो वो बाद में रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। अभी ना शुरू टॉपिक का है तो मैं ज़रा रिक्वायरमेंट को लिफ्ट नहीं कराता। मेरा दिल होता है जो सवाल सामने आया ना उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है वो कर लें, लेकिन फिर अब आहिस्ता आहिस्ता हम सवालों की रिक्वायरमेंट पे जब लेसी तैयार हो गया उसके बाद फिर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कहेंगे। वैसे उन्होंने कहा हुआ है प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो बिल्कुल सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है एंड रिलेटेड नोट्स और उसके रिलेटेड नोट्स, ठीक है। तो इसीलिए तो मैंने ऊपर नाम शाम नहीं लिखा जी। हाँ गोला कराया ये सब, अपनी बात से ही मुकर दूँ थोड़ी देर पहले वाले से। जी बेटा शुरू करें जी काम। 30 जून 11 के लिए आपके पास कॉस्ट थी 20 और 2 रुपीज़, तो ये आ गया 18, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आपकी लीज लाइबिलिटी आएगी और करंट लाइबिलिटीज़ में इसका करंट पोर्शन आ जाएगा। और अगर एडवांस का सवाल हुआ जो कि है तो फिर आखिरी इंटरेस्ट भी पेएबल होगा। अभी ये आखिरी इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं सालाना ही हो, आगे आपके सवाल आ रहे हैं। अगर सेमी एनुअल होगा तो 6 महीने का पे हो गया होगा दौरान साल, 6 महीने का पेएबल होगा। अगर आपका क्वार्टरली होगा तो 3 क्वार्टरों का पे हो गया होगा आखिरी क्वार्टर का। मंथली होगा 11 महीनों का पे हो गया होगा और आखिरी महीने का। तो ये देखना पड़ेगा सवाल में। तो चूंकि एडवांस का सवाल है तो एहतियातन पहले ही लिख लेते हैं ताकि बाद में हमसे मिस ना हो, ठीक है। अब लीज लायबिलिटी के लिए इंटरेस्ट पेएबल तो पहले देख लो ना, इधर देखो इंटरेस्ट पेएबल भाई 1 जुलाई 10 से 30 जून 11 तक का इंटरेस्ट 30 जून 11 की शाम को क्या पे हुआ है? नहीं ना हुआ। 30 जून 11 पे तो पेमेंट नहीं हो रही, तो 30 जून 11 की शाम को ये क्या है? पेएबल। तो इसको पहले लिख लो, जान छुड़ाओ, क्योंकि इसके लिए भी हमें लाइन की ज़रूरत नहीं है। तो 2.23 वैसे भी ये डबल एंट्री पड़ रही होती है ना, लेकिन मैं यहाँ से इसलिए नहीं उठवाता कि ये तो एनुअल का सवाल है। सेमी एनुअल में यहाँ पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट पड़ा होगा, यहाँ पे 6 महीने का पेएबल। क्वार्टरली में पूरे साल का इंटरेस्ट पड़ा होगा, यहाँ पे आखिरी क्वार्टर का पेएबल। पूरे साल का इंटरेस्ट मंथली में पड़ा होगा, यहाँ पे सिर्फ आखिरी मंथ का पेएबल। तो फिर अगर ये आदत कहीं खामखा डाली हुई है वहाँ से उठा के पेएबल लिख दो तो गलत हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। सही है जी। अब 2.23 पेएबल हो गया। अब हम आते हैं अपने आखिरी काम की तरफ, वो है इंटरेस्ट, ये लीज लायबिलिटी का करंट और नॉन करंट, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, कुछ नया नहीं पढ़ाता, पता है आपको। मैं ज़्यादा पढ़ाता तो मैं हूँ ही नहीं आप लोगों को। तो 30 जून 11 वाले साल के लिए आपने 30 जून 11 की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। तो ये है 30 जून 11 की आखिरी पेमेंट। 30 जून 11 के बाद की है, ये तो 12 वाले साल की है। तो ये आपने लाइन लगा ली। लाइन नज़र आ रही है थोड़ी बहुत। अब इस लाइन से ऊपर पेड है और इस लाइन से नीचे क्या है? पेएबल। और हमें इस वक्त लीज लायबिलिटी प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, तो आपने सालाना है ना, सालाना, तो एक अगला ये 30 जून 10 पे खड़े होकर 30 जून 11 से पहले नहीं, 30 जून 11 पे खड़े होकर 30 जून 12 से पहले जो पे हो रही है वो एक ही इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो ये 3.57 क्या बन गया आपका? करंट पोर्शन। और इसके सामने 10.63 जो आ रहा है, ये इनको ऐड करके भी आ सकता है, टोटल में से इसको माइनस करके भी आ सकता है। असल में टोटल में से इसको माइनस करके ही आता है ना, तो ये ऑलरेडी हम यही तो करते हैं, इसलिए ये उठा लेते हैं, आसानी रहती है इसमें, ठीक है जी। जी नेक्स्ट ईयर आता है, तो तरतीब बार अब शुरू करें। अगले साल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो सेम है, लेकिन 30 जून 12 वाले साल का इंटरेस्ट ढूंढने निकले तो 1 जुलाई 11 से 30 जून 12 का इंटरेस्ट, ये 1 जुलाई 12 के सामने नज़र आ रहा है 1.67। और ये 30 जून 12 की शाम को पे भी नहीं हुआ, तो इसको पेएबल अभी लिख देता हूँ मैं साथ 1. लेकिन ध्यान से देख कर ना कि पूरे साल का पेएबल है तो वो पूरे साल वाला लिखो, कम है तो कम, ठीक हो गया। बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज़ की बारी आती है, तो राइट ऑफ यूज़ तो 20 ही है, 2 रुपये मज़ीद डेप्रीशिएट हो जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा 16 पे। चाहो तो 20 -2 कर दो, चाहो तो 18 -2 कर दो। ये उस्मान नज़र आ रहा है, आज राइटिंग थोड़ी छोटी, मार्कर पता नहीं क्या कर रहा है मुझे,
थोड़ा अभी बोर्ड भी सही नहीं चल रहा ना, सफाई इन्होंने कर दिया ज़्यादा जी। अगली बात जी वही अपना रूटीन का काम, 30 जून 12 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, 30 जून 12 की लीज लायबिलिटी चाहिए, तो 30 जून 12 की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। ये आपका 4.13 का और ये आपका 6.5 नॉन 6 पॉइंट एग्जैक्ट, ठीक है जी। MTL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरी अंग्रेजी लिखनी है आपने, ठीक है जी। और फॉर द ईयर अगली लाइन में लिखना है 30 जून 12, लेकिन उसके साथ ही कंपैरेटिव भी बनाएंगे, ठीक है, सही है। असगर को मैसेज करें आमिर भाई के सर कह रहे हैं कि पूरा आज 12वां लेक्चर है, अभी तक तुमने मुझे मेरी पसंद के मार्कर ही नहीं दिए, गिला करते हैं जी। नोट्स में पहला नोट आप बनाएंगे राइट ऑफ यूज़ का। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि कोई रैंडम नंबर लिखना है, आप नंबर 1 लिख दो। मैंने कहा ये ना परेशानी हो कि रैंडम ही लिखना होता है, नंबर 1 ये, नंबर 2 वो, चलेगा, आज लिख लेते हैं। तो राइट ऑफ यूज़ बस पूरा लिखना है आपने, ROU नहीं लिखना, राइट ऑफ यूज़। तो राइट ऑफ यूज़ का नोट है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, एडिशन पूरा लिखना है प्लीज, क्लोजिंग, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओपनिंग, डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग, और फिर इनकी बुक वैल्यू। 30 जून 12 और 30 जून 11 भी रिक्वायर्ड है। तो 30 जून 11 पहला साल है, ओपनिंग 0 था, फिर 20 की लीज और 20 क्लोजिंग, ठीक है जी। कोई डेप्रीसिएशन नहीं थी, 2 की डेप्रीसिएशन आई और ये 2 क्लोजिंग और 18 की बुक वैल्यू। कितना आसान है, लेकिन छोड़ के आ जाते हैं ऐसे ही जैसे आज आप लोग छोड़ के आ गए। क्लोजिंग्स ओपनिंग बना लो 20 और 2, कोई एडिशन नहीं है इस साल, तो राइट ऑफ यूज़ 20 पे ही है, लेकिन इस साल मज़ीद डेप्रीशिएट हो गया तो ये 16 पे आ गया। यानी अगर नोट बना रहे हैं तो ये वर्किंग यहाँ पे शो करने की फिर ज़रूरत वो तो तब है जब सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स मांग रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट नोट, द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट एज लेसी, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 15, ढेर सारे कुछ, ठीक है। रेंटल्स आर पेएबल एनुअली इन एडवांस, बस काफ़ी। हाँ लीज टर्म भी बता दो, हाँ लीज टर्म बता दें, लीज टर्म इज 12, अच्छा 4 years एंड रेंटल्स आर पेएबल एनुअली इन एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी एनालिसिस। कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ करना आपने, पूरा लिखना है यहाँ पर, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड। अच्छा वैसे यहाँ पर ना आपको कुछ किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स भी लिखा मिल जाता है, लेसी का सवाल है, लेकिन लेसर के सवाल में भी ये मैच्योरिटी एनालिसिस बनता है, तो मैंने लफ्ज़ ही वही यूज़ कर लिया जो दोनों के लिए काम दे जाए। कैश फ्लो तो दोनों का है ना, एक का कैश फ्लो आउटफ्लो हो रहा है और एक का कैश फ्लो क्या है, उसका रुख इनफ्लो, तो काम चलाना भी तो है ना आगे भी, है जी। जी लाइन लगी हुई है, अब तो आगे लगी हुई है लाइन, माजरत जी बच्चों। पहले हम नोट बना लेते हैं 2011
2011 के लिए, तो 2011 की आखिरी पेमेंट ये थी, ठीक है जी। तो लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3 में ये दोनों आते हैं। ये दोनों पेमेंट्स हैं 14 वाले साल की, 1 जुलाई 13 से 30 जून 14, ये एक साल है, ठीक है। तो लेस देन 1 ईयर, 30 जून 2011 के लिए, लेस देन 1 ईयर 5.8, 1 to 2 years 5.8 और 2 to 3 years 7.8। ये 7.8 कैसे बना? 5.8 + 2। ये शायद थोड़ा सा मसला आया आपको सोचने में। कितने बच्चों ने ये सही लिख लिया था, कितनों से गलती हो गई? अलग अलग साल बना दिया था, लिखा ही नहीं था। ये क्या है जी? लीज पेमेंट्स की मैच्योरिटी है, तो लीज पेमेंट्स में ये 2 मिलियन भी आता है। लेसी ने लेसर को जो पे करना है, मंडे की बेसिस बन रही है, लेसी ने लेसर को जो भी पे करना है वो लीज पेमेंट का हिस्सा बनेगा, और फिर पीवी और फिर उस तरह से सारा काम सारी चीज़ों में आ रहा है। लेकिन जब लेसी लेसर की बजाय वकील को पे करेगा आईडीसी, तो वो इधर नहीं आएगी, इसीलिए कहा राइट ऑफ यूज़ में। लेसी इंस्टॉलेशन कराएगा तो वो भी मिस्त्रियों को पैसे देगा, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इसलिए एक अहम बात, क्या आज थोड़ी सी स्लो पॉइजन चल रहा है ना, ठीक है। लेसी जो भी चीज़ लेसर को पे करेगा वो लीज पेमेंट है, ठीक है। अच्छा जी, तो 30 जून 2012 के लिए फिर क्या हुक्म है? पहला हुक्म तो ये है कि लाइन आगे ले आए अब, ठीक है जी, ये जनाब। लेकिन हम यूज़ कौन सा कॉलम कर रहे हैं अब? इंस्टॉलमेंट्स वाला, ठीक है जी। अब ये जनाब लेस देन 1 ईयर में 5.8 आ जाएगा, और 1 to 2 ईयर्स के अंदर ये 7.8 आ जाएगा, और आगे कुछ बचना ही नहीं। तो टोटल कर लें। पता आपको भी होता है ऐसे करने पर डर रहे होते हैं, खुद से भी करते तो ऐसे ही कर लेते, थोड़ा सा सोच के जी। सवाल ऑफिशियली पूरा हो गया, ये एक्स्ट्रा है बीच में। जी हाँ, अगर एरियर में इंस्टॉलमेंट्स होती, वो मैंने कल एक सवाल में दिखाया भी था। किस में था? ये शोएब लीजिंग में था। ये मतलब अभी सवाल करना नहीं है, ये तो लेसर के लिए करना है। लेकिन अगर मैं इसका आपको सिर्फ वो बना दूं ना, डेट और इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम कर लेते हैं, अच्छा होता है ज़रा, कि 1 जुलाई पे 1 जुलाई 7 पे लीज स्टार्ट हुई है, लेकिन इंस्टॉलमेंट एरियर में पे होती हैं। तो पहली इंस्टॉलमेंट होगी 30 जून 8 पे 860 की, और ये कितने साल की हैं जी? 4 साल नहीं, ये तो यूज़फुल लाइफ है। 3 साल का लीज एग्रीमेंट है, तो 30 जून 9 और 30 जून 10। अब 1 मिनट में गलत लिख रहा हूँ ज़रा, वैसे तो आप कौन सा नोट कर रहे हैं। साथ ही उसने कहा लीज में एक ऑप्शन है कि 1 लाख रुपया दे एंड पर और ले ले एसेट, और जिन्हें सर्टन है का वो ले लेगा। इसका मतलब ये 860 नहीं बल्कि 860 जमा 100, ये मैंने बताया था कल, वैसे वो कैलकुलेट करें 960, इस तरह से आएगा, ठीक है। परचेज ऑप्शन ने लीज पीरियड के एंड पे ही प्लॉट होना है, ठीक है। अब अगर आपकी इंस्टॉलमेंट एडवांस में है तो वो साल के पहले दिन आखिरी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, तो उस साल के ये आखिरी दिन में ही पड़ा होगा। परचेज ऑप्शन ने साल के आखिरी दिन पे प्लॉट होना है, ठीक है। और अगर आपका एरियर का सवाल है तो आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट के साथ ही ये परचेज ऑप्शन भी ऐड हो जाएगा, टोटल बन जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 शुरू कर लें अब।